नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की गौशालाओं का निरीक्षण पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक राजीव सक्सेना ने किया। उन्होंने देखा कि कहीं बाढ़ से बीमारियां तो कहीं कुछ और फैल रही। वहीं जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बर्ड फ्लू को लेकर टास्क फोर्स की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों साथ ही पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। पोल्ट्री फार्म और साथ ही ग्रामीण इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई गई। पक्षियों की संदिग्ध मौत पर शव को सीधे प्रयोगशाला भेजने के भी निर्देश दिए गए। फिलहाल जिले में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला नहीं सामने आया। बता दें, लंपी स्किन रोग के मामले पर तुरंत टीकाकरण करने को कहा गया है। बाढ़ के प्रभाव के क्रम में पशुजनित परेशानियां भी होती रही हैं शासन से, इसीलिए इस जनपद जो नियंत्रण देते हुए डायरेक्टर रोग प्रतिरोधी ह्यूमन हस्बेंड्री आयुर्वेद के यहाँ गौशालाओं में को भी देखा कि कहीं बाढ़ से पानी भरे हुए गौशाला तो नहीं है, उनमें कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। दूसरा, लंपी डिजीज के से भी अफेक्टेड एक गाय मिली हुई है, तो उसका कोई प्रचार प्रसार परामर्श करना तो जरूरी। 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाय हैं वो सबका वैक्सीनेशन हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आए थे। लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण और गौशालाओं के पशुओं का टीकाकरण में कोई बाधा तो नहीं है, हुआ है नहीं हुआ, ये सब देखने के लिए आए थे। बर्ड फ्लू अपने जनपद में ऐसा अभी नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी जन जागरूकता और अधिकारियों को जानकारी रहे, इस सबके संबंध में बैठक की समीक्षा की और सबको से अवगत कराया गया। यूपी के कानपुर के नरवल के करबिंगवा में रविवार रात शराब के नशे में धुत पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग को डंडे से पीट कर मारा है। बता दें कि लहूलुहान हालत में गंभीर हालत में बुजुर्ग को सीएचसी सरसोल से एलएलआर अस्पताल में ले जाया गया। सोमवार सुबह डॉक्टरों ने उन्हें ठीक बताकर घर भेज दिया, तो वहीं घर से पुलिस ने कार्रवाई की और जाने के बाद कहकर बुजुर्गों को थाने बुलाया। थाने की चौखट पर ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जहां आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस की 2 टीमें गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही। बता दें कि वहीं पर एसपी चकेरी अभिषेक पांडे और साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है, जिसमें खून से सना टूटा आलकत्ल डंडा मौके से बरामद किया गया है और डंडे के दोनों टुकड़ों को फॉरेंसिक टीम जांच के लिए ले जा चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है करबिगवा। इसमें एक शिव शंकर मिश्रा व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष है। इनके पड़ोसी जिसका नाम टीटू है, उसके द्वारा मारपीट किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब आज ये पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो बॉडी पंचायतनामा के लिए हाईलाइट भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं और यहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम आ रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर की खालापार पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बरेली के 2 शातिर मादक पदार्थ तस्करों में कफील उर्फ कामरान और साथ ही मेहरबान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 152 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने ये बताया है कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे से दूर रहें और ऐसी गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दे। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद मुजफ्फरनगर में जो नशे का व्यापार करने वाले जो स्मगलर्स हैं या पेडलर्स हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज थाना खालापार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग चेकिंग में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 152 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है। और ये दोनों अभियुक्त जो है वो जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये एक व्यक्ति को अपना कंसाइनमेंट देने आए थे। अभी तक इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में उसका नाम सही नहीं बताया, लेकिन पुलिस जो है वो इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स के आधार पर उसको ट्रेस करने का प्रयास करेगी। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से जो रिकवरी की गई है, इसकी एनसीबी के अकॉर्डिंग जो रेट है वो लगभग 30 लाख है, लेकिन इसकी मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की इसकी कीमत है। और इन दोनों अभियुक्तों को इनकी बरामदगी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी से खबर है, जहां पर 84 घाटों की सुरक्षा का जिम्मा जल पुलिस ने भारे।
जहां पर 80 घाट प्रभारी ने कहा है कि हमारी टीम हर वक्त अलर्ट मोड पर आ चुकी है और काशी के 84 घाटों की निगरानी में तैनात जल पुलिस आज काशी का गौरव बन चुका है। बता दें, चाहे बाढ़ का समय हो या फिर गंगा आरती का अवसर, जल पुलिस की टीमें हमेशा पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात रहती है। साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी के 84 घाटों की सुरक्षा में तैनात जल पुलिस काशी की शान बन चुकी है। 80 घाट प्रभारी सत्येंद्र कुमार ओझा ने बताया है कि उनकी टीम हर वक्त अलर्ट मोड पर रहती है। गंगा में जलस्तर बढ़ने या फिर गंगा आरती जैसे आयोजनों में भीड़ को नियंत्रण करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वस्थ भारत मिशन के चलते घाटों पर विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ी है, जिन्हें सुरक्षित अनुभव देना जल पुलिस की जिम्मेदारी है और बाढ़ के समय जल पुलिस राहत और बचाव कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाती है, जिससे श्रद्धालुओं में विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं जल पुलिस की स्टीमर पे हूँ और हमारे साथ सत्येंद्र कुमार ओझा जी हैं, 80 घाट के प्रभारी। और जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन, और वहाँ के प्रभारी हैं। आशुतोष से बात करेंगे, आप लोग 84 घाट है और कैसे सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, क्या करेंगे? के साथ परिश्रम किए कर करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। और यहाँ पर जो भी चाहे पर्यटक आते हैं, आरती देखने के लिए आते हैं या घूमने के लिए आते हैं, या अभी हम पूर्व में कुंभ मेला चला था, उसमें यहाँ पर श्रद्धालु लोग स्नान करने के लिए आए थे, उनको भी हम लोग सुरक्षित स्नान कराए और सुरक्षित वो लोग गए। और इस समय बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ में भी जो है प्रभावित बाढ़ में रहे लोग, उनको भी बाढ़ से निकाल करके बाढ़ शिविर बना था, उस शिविर में पहुँचाए हम लोग। और हर एक प्रकार को उनको जिसे सुविधा हम लोग की तरफ से किया जाता था वो किया। सबसे बड़ी बात है 84 घाट है जल पुलिस के अंदर, इसके अलावा भी जहाँ भी आपको आदेश मिलता है आप लोग जाते हैं। तो 84 घाट में जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और जब से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पे सैलानियों की संख्या बढ़ गई है, आप देख भी रहे हैं और जनता भी देख रही है। और इसमें गंगा आरती में अपार भीड़ होती है, उस सुरक्षा को कैसे आप लोग करते हैं, कैसे एक व्यक्ति पे नजर रखते हैं? पहले जब भी बम ब्लास्ट में हो चुका है इसी का सार्वजनिक घाट पर, और आप लोग कैसे जांच करते हैं, कैसे आगे कार्रवाई होती है? जांच करने की प्रक्रिया तो सिर्फ पुलिस के ऊपर रहती है। हमारे जल के अंदर जो है ड्यूटी रहती है, तो हमारे सहयोग में पीएससी के ब्लड कंपनी भी लगी रहती है और एनडीआरएफ भी लगी है। और हमारी टीमें लमसम 12 टीमें हैं जल पुलिस की, वो घाटों को भ्रमणशील करती है, संदिग्ध व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखती है और गहरे पानी में इधर किसी श्रद्धालु को आने नहीं दिया जाता है। अभी सत्येंद्र कुमार ओझा जी हैं, 80 घाट के प्रभारी, जो चर्चित घाट है। और अभी यहाँ पे जल पुलिस की टीमर, आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है जल पुलिस का, आगे भी रहेगा। जहाँ जहाँ भी आप लोग को निर्देशित किया जाता है, ये लोग तत्काल पहुँचते हैं। एक फोन कैमरा में सतीश तिवारी के साथ जिलवान प्रशांत सिंह, जनपद वाराणसी के काशी जल पुलिस की ये बोट है, इसको स्टीमर भी कहेंगे। और बाढ़ के क्षेत्र में जो जल पुलिस का विशेष योगदान रहा है। 84 घाट के अलावा जो वरुणा क्षेत्र है, वहाँ भी बाढ़ आई थी, वहाँ भी आप लोगों ने बहुत ही घर घर जा करके जो बाढ़ में डूबे लोग हैं उनकी मदद की है, उनकी तक राशन पहुँचाया है। और 84 घाट में के अंडर जो भी ऐसी कोई घटना होती है, एक तत्काल टीम पहुँचती है जल पुलिस और उनको सहयोग करती है, उनको बाहर निकलती है, जो संबंधित थाना होता है उनके यहाँ मुकदमा दर्ज कराती है। सबसे बड़ी बात है कि मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए, ये गंगा की धारा आज भी चल रही है और इस धारे में अपने जान की परवाह न करते हुए ये जो टीम है जल पुलिस की वो तत्पर रहती है। यहाँ के जितने भी चाहे आरक्षी हों चाहे प्रभारी हों, ये 24 घंटा ये मैदान करते हैं। अब कहेंगे कि ये चूँकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का और यहाँ से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज विकास हो रहा है और इससे विकास को देख के सैलानी बढ़े हैं और सैलानियों की सुरक्षा भी जल पुलिस करती है।
आरती है, विश्व प्रसिद्ध आरती है, लोग आते हैं, उनके भी एक एक व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था जल पुलिस के अंदर होती है। अब देखना है कि आगे सरकार की तरफ से जो कमी है रह गई है जल पुलिस को सरकार कितना उपलब्ध कराती है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला समता प्रशांत सिंह, जनपद वाराणसी। सर हम लोग तो अक्सर यहाँ आते थे, जब गंगा जी बाढ़ पे थी तो हम लोग थोड़ा सा 15 किलोमीटर दूर होने के नाते देखने आते थे कि गंगा जी किस स्तर पे चल रही है। ऐसे सिचुएशन में जो हमारे प्रेजेंट टाइम बनारस में जल पुलिस है वो इतने मुस्तैदी से काम की है जो काफ़ी सराहनीय है। गंगा घाट का स्तर अभी तो जो है इस समय प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा वो प्रभावशाली थी, उफान पे थी, जिसको कहते हैं कि देखने से ही डर लगता है दूर से कि पानी से दूर है। ऐसे में हमारी जो जल पुलिस है उन्होंने बड़ा ही अपना कर्तव्य निष्ठावानों के निर्वहन किया है और काफ़ी लोगों को बचाव सामग्री, जो बाढ़ क्षेत्र पीड़ित लोग हैं उनको बचाव सामग्री से लेके उन्हें एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, दिन रात मेहनत करके उनको जैसे तैसे एक बढ़िया जगह पे पहुंचा के उनको सुरक्षित करना, उनके पास राशन तक पहुंचाना, ये हमारे जल पुलिस ने काम किया है। और गंगा माँ के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट, हमारी जल पुलिस काफ़ी सराहनीय काम की है। ना तो कोई जान माल का नुकसान होने दी, अपने जान पे खेल के हमारी जल पुलिस ने काफ़ी हद तक लोगों का, आम जनता का मदद किया, उन पीड़ितों का मदद किया जो काफ़ी बेघर हो चुके थे, असहाय हो चुके थे, जो बाढ़ में फंसे थे। उनको ये नहीं था कि हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में हमारे जो जल पुलिस है उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बनारस की धरती से। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल पुलिस। यूपी के संभल में सोमवार को भाकिय अराजनीतिक की पंचायत में उस वक्त हंगामा हो गया जब एसडीएम के व्यवहार से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में घुसकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि भगवंतपुर देवी मंदिर में यूरिया खाद सहित अन्य मांगों को लेकर पंचायत हो रही। शाम को अचानक से किसान नारेबाजी करते हुए सभागार पहुंचे और 2.5 घंटे तक कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बाद में एसडीएम ने मंगलवार को दोपहर को 12:15 पर प्रतिनिधि मंडल से मिलने का समय तय किया और ज्ञापन दिया। हालात बिगड़ने पर सभी गेट बंद कर पुलिस तैनात की गई। एसडीएम मीडिया से बात करने से बचते रहे। मामला किसानों की समस्याएं हैं। एक तो यहाँ जो डीएपी खाद हमारा डीएपी और यूरिया उसको ओवर रेटिंग का मामला है और एक उसके साथ नैनो नाम से एक छोटी डिब्बी दी जा रही है जबरदस्ती किसानों को। और एक जिन किसानों के पास 50 बीघे ज़मीन है या 60 बीघे ज़मीन है, 70 बीघे भी है, उन्हें भी 3 कट्टे दिए जा रहे हैं। और जिस किसान के पास 3 बीघे ज़मीन है उसे भी 3 कट्टे दिए जा रहे हैं। तो हमारा एक तो ये डिमांड है हमारी कि हमारी खाद की समस्या को समाप्त किया जाए। प्रशासन द्वारा जो खाद जिला संभल के सभी कृषकों को पूर्ण खाद दिलवाया जाए। एक दूसरी समस्या हमारी थी बैजोई जुनाई ब्लॉक में, वहाँ एक बिजली घर से 65 गाँव जुड़े हुए हैं। वहाँ 65 के 65 गाँवों में दूसरे दिन 2-2.5 घंटे मात्र बिजली आती है, जबकि किसानों के लिए सरकार का आदेश है कि 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से दी जाएगी। लेकिन 2 घंटे बिजली जाती है और वो भी दूसरे दिन, और वो भी ट्रिपिंग के साथ। तो वहाँ की किसानों की फसल इतने नुकसान हो चुका कि उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पा रही। वहाँ पर 4 बिजली घर जो हमारे जूनियर इंजीनियर वहाँ पर हैं उन्होंने हमने बुलाया था। उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों ने यहाँ 4 बिजली घर प्रस्तावित कर रखे, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं वे उस फाइल को आगे नहीं भेजते। तो हमारी ये डिमांड है कि या तो हमारी किसानों की फसल का जो पैसा हमारा बैठता वो पैसा दिलवाया जाए, या हम जो सरकार के आदेश हैं उनका पालन कराते हुए हमारा जो खाद की ओवर रेटिंग हो रही है उसे रोका जाए और हमें 10 घंटे बिजली दिलवाई जाए। इन मेन 2 समस्याओं को लेकर आज हमारी पंचायत हुई। पंचायत में एसडीएम साहब का व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब रहा, इसलिए हम डीएम साहब से मिलने के लिए या अपनी बात कहने के लिए या अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए हमें डीएम साहब से मिलकर चाय नहीं पीनी, ना उनकी शक्ल देख कर हमें कोई रिश्तेदारी की बात करनी। हमें तो किसान की समस्या का समाधान चाहे चपरासी आगे कर जा और चाहे डीएम साहब आगे कर जा, हम अपनी समस्या का समाधान से मतलब है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए। सर कौन सी यूनियन है, क्या नाम है आपका? भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक हमारी यूनियन है। और हमारा दूसरा कहना है कि हमारे सब किसान भाई हैं, हमें यूनियनों से कोई मतलब नहीं है। पर्चा के पीछे किसका? हम कह रहे हैं कि हम तो संगठन बनाकर बिना किसी यूनियन के या बिना किसी नाम के किसान अपनी बात नहीं कह सकता। किसान को अपने लिए संगठित होकर अपनी बात कहनी चाहिए।
अपनी बात कहने के लिए आदमी को किसी संगठन के रजिस्ट्रेशन की या किसी संगठन में पद लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। क्या क्या शुभ नाम है, क्या पद है यूनियन में आपके पास? मेरा नाम अंकित चौधरी, जिला मुजफ्फरनगर, और प्रदेश प्रभारी का पद है मेरे पास भारतीय किसान यूनियन राजनीति। यूपी के बस्ती जिला अस्पताल में फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया है। बता दें कि राजकुमार नाम का एक युवक मास्क व आला लगाकर खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था और गंभीर मरीजों का इलाज भी कर रहा था। और मौके पर जब शक हुआ तो लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है कि रुधौली थाना के लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में भर्ती कराए थे। इलाज न मिलने से महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर ने बताया है कि सूचना मिलते ही फर्जी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई और मामले की जांच की जा रही है। जब हमने भर्ती करवाया तो हमने देखा कि हमारे इमरजेंसी वार्ड में जो है एक डॉक्टर घूम रहा है जो खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। तो वो कुछ मरीजों का जांच किया, कुछ मरीजों से जो है बातचीत किया और जो वहाँ पे सीखने वाले बच्चे थे जो बीएससी नर्सिंग वाले रहते हैं उन लोगों से भी बातचीत करके कुछ मरीजों को दवा दिलवाया। उसके बाद जब इस सीरियस मरीज के पास जब वो आया तो हमने उनसे, जब वह मरीज़ सीरियस हो गया, जब उसका कोई दवा पिछले 2 घंटे से नहीं चला, तो उस मरीज़ से जब हमने डॉक्टर से हमने पूछा कि क्या आप यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। तो जब जो है उनसे दवा करने के लिए पूछा गया तो वो कहे कि मैं अभी उससे वार्डन से पूछ के बताता हूँ कि क्या दवा करना है। अगर वो सीनियर थे तो क्या उनको वार्डन से पूछने की ज़रूरत पड़ती? फिर जब उनको हम लोगों ने घेरा तो उनसे पूछा गया कि आप सीनियर डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा मैं कैली का डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर के तौर पे रखा गया है। फिर हमने उनसे कहा कि आप उस मरीज़ की पहले दवा चलाइए, बाद में इसकी जांच होगी कि आप हैं डॉक्टर असल में कि नहीं हैं। फिर वो जो है जूनियर डॉक्टर के पास गए, जो बच्चे वहाँ सीखते हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं कि इनकी क्या दवा चलाई जाए, अभी मरीज़ सीरियस है। और जब मरीज़ एकदम मरने की कगार पे आ गया तब ये मरीज़ के परिजन से कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, मरीज़ का ईसीजी जांच करवाइए और मरीज़ को यहाँ से आप कैली रिफ़र करवा लीजिए। मरने के बाद जिला अस्पताल से मरीज़ को कैली रिफ़र करवाया जा सकता है, ये संभव है। मरीज़ मर गया और आप जिला अस्पताल से कैली अस्पताल, कौन कह रहा था ये बात? ये जो फर्जी डॉक्टर था वो कह रहा था। और उस समय 11 बजे के करीब जिला अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं था, केवल और केवल सीखने वाले बच्चे थे। तो सीखने वाले बच्चों के अगर हाथ में सीरियस मरीज, जैसा कि इमरजेंसी वार्ड होता है, सीरियस मरीज को अगर छोड़ा जाएगा तब तो इमरजेंसी वार्ड का हाल बहुत ख़राब है। जिला अस्पताल में अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो मैं तो बस्ती जनपद के सभी मरीजों से निरोध करूंगा कि कर्जा लेके आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए लेकिन जिला अस्पताल ना आइए, नहीं आपका मरीज मर जाएगा। ये हालत में था, मैं यहाँ पास कॉल गई कि पेशेंट सीरियस है। उसके बाद हम आ गए वहाँ पे, उसको देखा यहाँ पे। उसके बाद मुझे पता चला कि कोई अननोन व्यक्ति अटेंडेंस समझ करके यहाँ आया था, मरीजों से अपना बातचीत कर रहा था, पता चल रहा। उसके बाद फिर बात करना किसी से फर्जी डॉक्टर बताया होगा तो मुझे उससे संदेह हुआ। तो इसके बाद उसको अपने जो पुलिस के हवाले करके उसे एफआईआर करवा दिया। बोला चल परिजनों की तहरीर पे, परिजनों से तहरीर दिलवा, तो परिजन के साथ बता रहे थे उससे जो है उन्हीं की तहरीर को जो है एफआईआर वहाँ पर जाकर। परिजनों का ये आरोप भी है कि कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे रिलेटिव की जान गई। तो ऐसा क्या कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मरीज की सांस फूल रही थी, उसके बाद उसका ऑक्सीजन वगैरह है, ट्रीटमेंट में कुछ देखा वहाँ उसका इंजेक्शन वगैरह सही से लेने से उसका इंजेक्शन वगैरह ऑक्सीजन इंजेक्शन की जरूरत है, उसके बाद हम लोग इंजेक्शन मिला। सर भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसे फर्जी डॉक्टर जिला अस्पताल में ना आए, ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जाए? कार्रवाई सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस तरह कोई ना आने पाए, क्योंकि वो मरीज परिजन तो आते रहते हैं वहाँ पे, तो परिजन समझ करके गार्जियन को आने दिया था, लेकिन वो अपने को अंदर जा करके वो करने लगा। इस वजह से आला लगा के वो टहल रहा है, इस वजह से जैसे पता चला, इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूपी के हरदोई के मलौथा गांव में 15 वर्षीय किशोर का शव नीम के पेड़ से लटका मिला है। रविवार को वो दोस्तों के साथ बाढ़ के पानी में नहा रहा था और तभी पड़ोसी गांव के युवक से इसका विवाद हुआ। आरोप है कि धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। परिजनों ने पहले ही हरपालपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रामीणों में बेहद आक्रोश का माहौल है। सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हरपालपुर के गांव मलौथा में गांव के बाहर खेत में नीम के पेड़ में रस्सी गले में बांधकर लगभग 15 वर्षीय बालक द्वारा लटक कर आत्महत्या कर लिया है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, फील्ड यूनिट के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक के पिता किशनपाल पुत्र शिवशंकर निवासी मलौथा द्वारा इस घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी गई है।
शव को कब्जे में लेकर वास्तविक पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। यूपी के आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में हुई राज बहादुर सिंह की हत्या का मामले में पुलिस ने सफल खुलासा किया है। स्वाट टीम और साथ ही स्थानीय पुलिस ने 2 आरोपियों आसिफ शेख और साथ ही मेहताब आलम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक आरोपी को अक्सर गोलियां देता था और उसकी बाउंड्री वॉल बनाने में बाधा डालता था। इसी रंजिश में दोनों ने मिलकर 9 अगस्त की रात डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडे पर भी बरामद कर लिया गया है उसे और दोनों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना बड़दा में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी जिसमें एक राज बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने को सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पर चोट मारी है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बड़दा एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जांच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया है तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी ऊसर गाँव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राज बहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन क्योंकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर जो एक्सेस ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जो जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पर प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे किसी भी कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में कुछ एंगल जोड़े जा रहे थे, इस मामले में क्या थी सच्चाई उसकी? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था। तो इसी बात से लोग परेशान थे और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पर डंडा न लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और उसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे। और जब उनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गए। और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पर कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। नहीं, इस तरह की कोई उनसे इस तरह की जानकारी नहीं। यूपी के मथुरा से खबर है, जहां पर विश्राम घाट, ध्रुव घाट आदि की सीढ़ियां पूर्ण रूप से टूट चुकी। बता दें तो वहीं देहात क्षेत्र में भी शेरगढ़ के गांव बाबूगढ़ में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर पानी भर चुका है। गांव के लोगों को चिंता सता रही है और गांव के आसपास चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पीरपुर गांव के पीर मंदिर के महंत नगरीदास महाराज यमुना का जलस्तर बढ़ने से गांव का हालचाल पूछने के लिए बाबूगढ़ गांव पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि आला अधिकारी बात करके ग्रामीणों के लिए पूरी सहायता कर रहे हैं। सारे 4 गांव पीरपुर से निकले हुए गांव हैं जी। तो हमारी पहले पंचायत में जो आता था, जैसे गुलालपुर से लगी हुई जो है दाऊजी हैं, बाइकपुर है, तो ये गांव सब अपने लोग हैं। अपने लोगों के बीच में आज आया हूँ और मुझको इस चीज़ का कष्ट है जी कि देखिए, जब जब बाढ़ आती है, जमुना महारानी का घर है जी हैं, अकेले हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो अधिकारीगण हैं, उन लोगों को इतना तो होना चाहिए कि देखिए, आज उत्तराखंड में एक तबाही हुई, आज सरकार उसको रो रही है।
आज जो है आपने जम्मू कश्मीर में एक तबाही हुई, उसको लोग रो रहे हैं। तो ऐसे ये घटनाएं घटती हैं, तो इसको पहले जब तुम्हें पता है कि बार बार जमुना का वो आता है, तो आपको इसकी व्यवस्था जब बरसात का टाइम है तो उसकी व्यवस्था करके रेस्क्यू करना चाहिए। और रेस्क्यू तुम करते नहीं हो, फिर बाद में कहते हो घटना घट गई, तो इसके माने तुम लोग इस चीज़ को गौर नहीं लेते। लगातार जिस प्रकार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसको लेकर निचले एरिया में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बात करें निचले इलाकों की मथुरा के, तो जैसे कि नौजील है, बाजना है, वृंदावन है, ये निचले एरिए पानी में डूब चुके हैं। मथुरा के भी कुछ प्रमुख घाट हैं जो इस वक्त बाढ़ के पानी से ग्रस्त है। देखिए, आप मैं बताना चाहूँगा अपने साथियों को, देखिए कुछ बच्चे हैं जो पानी में नहा रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। कितना गहरा पानी है, ये देख सकते हैं आप, कितना गहरा पानी है कि यहाँ पर पानी में आनंद भी ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से ये पानी का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि सन 78 में जो पानी आया था, लगभग वो पानी इतना ही था, लेकिन घाट का पानी जो है वो उस पार कटने की वजह से पानी उस तरफ कट चुका है, जो कि शहरी क्षेत्र में पानी वो नहीं आ पाया। लगातार यहाँ पर जो है प्रशासनिक अधिकारी बराबर आ रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, जनता की हर सुविधा का विशेष ध्यान रख रहे हैं। लेकिन निचले इलाके में जिस तेजी से पानी ये जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक खतरे का सबक है। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। फिलहाल आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।